Hello, I am Shahnawaz and today we are continuing gravitation, and in this part 4 video lecture we will discuss about acceleration due to gravity. Yes, today we will discuss about acceleration. So there is a something different acceleration. Actually we have studied about the acceleration in the chapter motion, and there we discuss the acceleration like it is a change in velocity. Yes, acceleration is a change in velocity. पर हमने वहाँ पर व्हीकल्स की बात की थी या किसी बॉडी के मोशन की बात की थी. सो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो आपने कभी फील किया होगा, आपने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से किसी हाइट से अगर जब ड्रॉप किया होगा तो आपने गौर किया होगा कि जैसे जैसे वो बॉडी नीचे की तरफ आती जाती है उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाती है. या आपने कभी किसी हाइट से डाइव किया होगा, इस तरह से छलांग लगाई होगी, तो आपने फील किया होगा कि आपकी वेलोसिटी या स्पीड अचानक से इंक्रीज़ होती जाती है. जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ आते जाते हैं आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाती है. सो हाउ इट इज़ पॉसिबल. यहाँ पर कोई फोर्स तो अप्लाई, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई हो नहीं रहा. तो श्योरली हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि अर्थ की तरफ एक अट्रैक्शन होता है, अर्थ की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स होता है. सो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बेसिकली क्या करता है, बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, और जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस के करीब आते जाते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होता जाता है और फाइनली आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाती है. तो चलिए देखते हैं इसके बारे में. आज थोड़ा सा हम डीप में समझेंगे बेसिकली होता क्या है, और इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन भी हम लोग डेराइव करने वाले हैं आज. सो जैसा मैंने अभी कहा, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ towards its center is called acceleration due to gravity. It is represented by small g. अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड और डिस्कस किया है हमने, towards its center. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन क्या है, towards the center. अब towards the center का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखते हैं हम लोग. आपने देखा होगा कि बेसिकली अर्थ सरफेस की जब हम बात करते हैं तो जो सारा की सारा स्ट्रक्चर मौजूद है हमारे इन्वायरमेंट में या हमारी अर्थ पर, वो अर्थ की सरफेस पर है. आप देख सकते हैं, आपके सामने एक पिक्चर यहाँ पर आपको नज़र आ रही है. तो आपने देखा होगा अगर आप इस पर्टिकुलर बिल्डिंग से कोई बॉडी को ड्रॉप करते हैं सो क्या होगा, वो भी अर्थ सरफेस की तरफ आएगी ऑब्वियसली. इस बिल्डिंग से आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं वो भी अर्थ सरफेस की तरफ गिरेगी. इस बिल्डिंग से आप ड्रॉप करेंगे वो भी अर्थ सरफेस की तरफ ही आकर गिरेगी. ठीक है, यहाँ से आप ड्रॉप करेंगे वो भी अर्थ सरफेस की तरफ ही आकर गिरेगी. तो एक्चुअली जब भी किसी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं और वो अर्थ सरफेस की तरफ आ रही है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो ये जो बॉडी की डायरेक्शन है, बॉडी के मोशन की डायरेक्शन है, वो टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस है. अब अगर यहाँ पर क्योंकि अर्थ सरफेस की डायरेक्शन देखेंगे या फिर हम ऐसी बात करें कि ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन की हम बात करें, उसके फॉलिंग की डायरेक्शन की बात करें, तो हम ये पाएंगे कि बेसिकली जो कुछ भी डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है. क्लियर. तो यहाँ पर हम जब बॉडी के फॉलिंग की बात करते हैं तो हम बिल्कुल बोलते हैं कि द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर, सो इट इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर. इट इज़ कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल जी. सो आज हम डेराइव करेंगे इस स्मॉल जी के लिए एक छोटा सा रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है कि बेसिकली इस स्मॉल जी की वैल्यू होती क्या है और इस स्मॉल जी या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो चलिए हम कंसिडरेशन करते हैं. कुछ छोटा सा हमने कंसिडरेशन लिया. इफ़ वी ड्रॉप अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द हाइट h, सपोज आपने कोई बॉडी ली है, बॉडी कंसिडर की, उसकी मास कितनी है m, उसका मास है m, और आप कितनी हाइट से उससे ड्रॉप कर रहे हैं, सपोज h हाइट से आप उसे ड्रॉप कर रहे हैं. अगेन यहाँ पर हम कंसिडर करें अगर, सो सपोज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सपोज़ आप इस पर्टिकुलर बिल्डिंग से कोई बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, तो सपोज़ दिस बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है h, इस बिल्डिंग की हाइट है स्मॉल h. क्लियर. और इस जिस बॉडी को आपने ड्रॉप किया है वो बॉडी का मास कितना है, स्मॉल m. सो हाइट हो गई स्मॉल h और बॉडी का मास हो गया स्मॉल m. क्लियर. तो यहाँ पर कंसिडरेशन लिया, इफ़ वी ड्रॉप अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम द हाइट h to the surface of earth of mass m and radius r. अब ये बॉडी ड्रॉप हो रही है अर्थ सरफेस की तरफ, तो ये जो पूरी अर्थ है, ये अर्थ, दिस अर्थ का जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है
उस रेडियस को हमने कंसिडर किया है कैपिटल आर, और इस पूरी अर्थ का जो मास है उस मास को हमने कंसिडर किया है कैपिटल एम। देखिए याद रखिए, हमने इसके पहले जो चैप्टर्स पढ़े हैं या इसके पहले जो लेक्चर्स हमने देखे हैं उसमें हमने डिस्कस किया है कि जब भी बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्शन होता है, अगर कोई बॉडी ऊपर से ड्रॉप हो रही है वो नीचे की तरफ आ रही है तो डेफिनेटली अर्थ अट्रैक्ट कर रही है उस पर्टिकुलर बॉडी को। अब वो बॉडी अगर नीचे की तरफ आ रही है तो डेफिनेटली ये जो अट्रैक्शन है अर्थ की तरफ से उस बॉडी के लिए, ये दोनों बॉडीज़ के मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख चुके हैं न्यूटन का। सो इसीलिए हमने यहाँ पर कंसिडरेशन लिया है कि सपोज जो अर्थ है दैट्स ऑल्सो ए बॉडी, सो उसका मास कितना है कैपिटल एम, और जो ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से ड्रॉप हो रहा है उसका मास है स्मॉल एम। क्लियर? एंड इफ द स्पीड इट्स स्पीड विल इंक्रीज एज इट कम्स नियरर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, हमें पता है। ठीक है, अब एक्चुअली यहाँ पर हम देखें सो एच जो होगा, हाइट जो होगी वो बहुत छोटी है। सपोज थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस करें कि अगर हम किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग से कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो दिस हाइट, ये जो हाइट है उसकी, ये हाइट अगर हमने कंसिडर किया है कि दिस इज़ अ स्मॉल एच। ठीक है, सो और ये बॉडी जब ड्रॉप हो रही है इस पर्टिकुलर हाइट से किसकी तरफ, अर्थ सरफेस की तरफ, और अभी हमने डिस्कस किया कि बेसिकली अर्थ सरफेस की तरफ एक्चुअल में वो है अर्थ के सेंटर की तरफ। तो अगर मैं अर्थ सेंटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सो आप देखेंगे कि बेसिकली इस पर्टिकुलर सरफेस से अर्थ का जो सेंटर है उसकी बीच की जो रेडियस होगी दैट इज़ अ आर, दैट इज़ डिनोटेड बाय आर। तो ये जो हाइट है स्मॉल एच, और आप देखेंगे दिस स्मॉल एच बेसिकली इज़ वेरी मच लेस देन कैपिटल आर। किस तरह से कि सपोज़ अगर मैं किसी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, सपोज़ आप देखेंगे इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँगा तो इसकी हाइट कितनी हो सकती है। सपोज़ ये बिल्डिंग 3 फ्लोर की है तो 10 फीट का एक फ्लोर भी मानूँ तो मैक्सिमम कितना हो गया 30 फीट। ठीक है, 30 फीट को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो मैक्सिमम 10 मीटर के आसपास हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसकी, अर्थ की रेडियस की, तो अर्थ रेडियस होती है नॉर्मली, अर्थ रेडियस की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ रेडियस होती है लगभग 6400 किलोमीटर। तो आप देखिए 6400 किलोमीटर के आगे 10 मीटर क्या है, बहुत छोटा। तो उसने कैन कंसिडर कि एच इज़ मच स्मॉलर देन आर। क्लियर? सो यहाँ पर आप पाएंगे कि लेट एच इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू आर, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। यहाँ तक क्लियर? तो बॉडी का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो किसकी वजह से है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि फोर्स उसको एक अट्रैक्ट कर रहा है। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। सो लेट अस कंसिडर, अगर मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूँ कि बेसिकली कौन सा फोर्स बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो दैट इज़ अ फोर्स ओनली एफ। और हमें पता है बेसिकली फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो अगर इस पर्टिकुलर बॉडी जो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है उसका मास स्मॉल एम है, और एक्सेलरेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ अ स्मॉल जी। तो बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू जी का। क्लियर? तो दिस इज़ अ फोर्स ड्यू टू विच द बॉडी इज गेट्स अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। क्लियर? अब यहाँ पर जब हम फोर्स की बात कर रहे हैं, और वो फोर्स कौन है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, वहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी। क्लियर? सो बट दिस फोर्स ऑन द बॉडी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो देयरफॉर एफ विल बी इक्वल टू जी इंटू स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्लियर? हमने देखा था इसके प्रीवियस लेक्चर में कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं फोर्स की, तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला ये है, और नॉर्मल एक जनरलाइज फार्मूला फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि दोनों ही फोर्स हैं सो लेट्स इक्वलाइज टू ईच अदर। आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या किया, दोनों को इक्वलाइज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा m इंटू जी इज इक्वल्स टू जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ से स्मॉल एम अगर कैंसिल आउट होता है सो फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। तो देखिए कितनी आसानी से आपको यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू मिल गई। एंड व्हाट इज़ अ स्मॉल जी, इट इज़ अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज़ बेसिकली कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो चलिए हम देखते हैं बेसिकली कि
अगर थोड़ा सा हम इस पे ध्यान दें कि यहाँ पर हमने बात की थी बॉडी के बीच के डिस्टेंस की, तो देखिए यहाँ पर जो अट्रैक्शन हो रहा है अभी तो देखिए यहाँ पर जो बॉडी ड्रॉप हो रही थी इस पर्टिकुलर हाइट h से वो जिसका मास क्या था स्मॉल m, सो ये बॉडी अट्रैक्ट हो रही है एक्चुअली अर्थ की तरफ, और अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इट मीन्स कि अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल h प्लस कैपिटल R। हम बोल सकते हैं इन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, स्मॉल h प्लस कैपिटल R। R कौन है, यहाँ से लेकर सरफेस से लेकर यहाँ तक सेंटर तक की रेडियस हो गई, ठीक। सो आप यहाँ पर देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, तो टोटल डिस्टेंस हो गई स्मॉल h प्लस कैपिटल R, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हमने कंसिडरेशन लिया है ऑलरेडी, हमने देखा भी है कि h इज़ मच स्मॉलर देन R। सो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि h प्लस R इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू R, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी देख सकते हैं हम बेसिकली, जो अभी हमने फार्मूला डेराइव किया है कि यहाँ पर हमने जो ग्रेविटेशनल एसेलरेशन का या ग्रेविटेशनल एसेलरेशन के लिए हमने फार्मूला डेराइव किया है, उसके लिए हमने जो यूज़ किया था ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फार्मूला। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फोर्स इज़ बेसिकली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ बोथ द बॉडी, क्लियर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बॉडी का जो मास है वो कितना है, स्मॉल m, और इस अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M। तो इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हो गया, क्लियर। एंड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के इन्वर्स स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर बॉडी मास इस मास ऑफ द स्मॉल m और इस पर्टिकुलर अर्थ जो सेंटर से मेजर हो रही है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया अभी हमने, r। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये फार्मूला यहाँ से भी प्रूफ होता है पूरी तरह से, क्लियर। सो फाइनली हमने पता किया कि द वैल्यू ऑफ स्मॉल g इज इक्वल्स टू g इंटू m इंटू आर स्क्वायर। अब इस पर्टिकुलर फार्मूले से कुछ कंक्लूजन निकलते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कंक्लूजन्स निकलते हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं कंक्लूजन फर्स्ट। सबसे पहले तो हम वैल्यू फाइंड आउट करें भाई स्मॉल g की। तो देखिए जो अर्थ का मास होता है, अर्थ का जो मास होता है दैट इज़ गिवन बाय द 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये दिस इज़ द मास ऑफ द अर्थ, एक्चुअल मास ऑफ द अर्थ, क्लियर। एंड रेडियस ऑफ द अर्थ अभी हमने कहा बेसिकली इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, दिस इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। अब हमें फार्मूला ऑलरेडी पता है, अभी हमने डेराइव किया g इज इक्वल्स टू स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसको पुट करेंगे तो g कैपिटल G की वैल्यू हमें पता है बेसिकली 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी है, कैलकुलेट भी की थी किस तरह से कैलकुलेट होती है, ठीक है। एंड अगेन कैपिटल M की जो वैल्यू है दैट इज़ गिवन बाय द 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, दिस इज़ द मास ऑफ द अर्थ। एंड अगेन divided by r square, r is the radius of earth, so we have the value of r 6.4 into 10⁻6 in meter, clear, और उसका स्क्वायर। फाइनली व्हेन यू विल सॉल्व इट, आप इसे जब सॉल्व करेंगे, इसका पूरा सॉल्यूशन हमने नोट्स में दिया हुआ है, आप देखेंगे उसे। सो अब यू विल गेट द वैल्यू g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, इसका वैल्यू का यूज़ होने वाला है न्यूमेरिकल्स में। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं, दिस इज अ यूनिट, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल g विद दिस पर्टिकुलर यूनिट, क्लियर। इसे मैक्सिमम टाइम हम लोग 10 भी कंसिडर कर लेते हैं कभी कभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग, और या फिर नॉर्मली 9.8 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। दोनों तरह से सॉल्व हो जाता है, कोई इशू नहीं है इतना। तो चलिए दिस इज़ द फर्स्ट कंक्लूजन कि आपने स्मॉल g की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। अब बात आती है कि क्या ये स्मॉल g की वैल्यू प्लैनेट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। सो द अबव फार्मूला कैन बी यूज्ड फॉर एनी अदर प्लैनेट ऑल्सो। आपको याद रखना है सभी प्लैनेट्स के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। प्लैनेट्स के लिए बात करूँ या फिर मैं ऐसी बात करूँ कि अर्थ के अराउंड अगर सन का मोशन हो रहा है, अर्थ के अराउंड अगर मून का मोशन हो रहा है, मून रिवॉल्व हो रहा है, तो मून के लिए भी यही वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फॉलो होगा, ठीक है। बट मून अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। वाई द मून इज नॉट गेट्स अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ, और आई विल से वाई द मून इज नॉट मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, है ना, ऐसा बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा।
ठीक है, अट्रैक्ट तो हो रहा है लेकिन मूव नहीं हो रहा, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बट फिर भी अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की हम बात करें कि अगर मून सही में अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा होता तो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इतना ही होता, 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, सो द सेम फार्मूला वी विल यूज़ फॉर द प्लैनेट्स और द सब प्लैनेट और द सैटेलाइट्स ऑल्सो। सो जी पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट अगर मैं बात करूँ तो अब मैं उसे स्मॉल जी के बजाय जी पी लिखता हूँ। ठीक है, कैपिटल जी सेम हेयर एंड द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, मास ऑफ द प्लैनेट, ठीक, एंड आर पी इज़ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, सो सभी प्लैनेट्स के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि बेसिकली जी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, जी की वैल्यू डिपेंड कर रही है बॉडी के मास पर, ठीक है, या उस प्लैनेट के मास पर, ठीक, स्पेशली, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़, प्लेनेट और उसके ऊपर जो भी बॉडी फॉल हो रही है उनके बीच की डिस्टेंस पर, और उस पर्टिकुलर प्लेनेट का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू का। ठीक है, सो दिस इज अ कंक्लूजन 2 फॉर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगेन द कंक्लूजन 3, what is it say? Earth is not perfect sphere. Earth is not perfect sphere. It is a flattened at poles and bulges out at equator. Clear? अर्थ परफेक्टली स्फेयर नहीं है। देखिए किस तरह से, देखिए इस तरह से अभी आपके सामने एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो अर्थ जो हम कंसिडर करते हैं कि इट इज़ अ परफेक्ट स्फेयर लाइक इट, तो ये परफेक्ट स्फेयर नहीं है। ये कुछ इस तरह से है कि इसका जो इक्वेटर है, अर्थ का जो इक्वेटर है, यहाँ से थोड़ी सी फूली हुई है, यहाँ से थोड़ी सी फूली हुई है। लेकिन अगर मैं पोल्स की बात करूँ तो पोल्स पे हल्की सी फ्लैट है, पोल्स पे हल्की सी फ्लैट है। तो किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल कितना डिफरेंस होता है, तो अगर मैं बात करूं कि द रेडियस ऑफ द पोल्स, अगर हम बात करें कि भाई इसके सेंटर से जो इसके पोल्स की तरफ जो डिस्टेंस है दैट इज़ ए रेडियस ऑफ पोल्स, या अगर मैं बात करूं इक्वेटर की तो इक्वेटर पर इसकी जो रेडियस है आर ई। ठीक है, सो आप यहाँ पर देखेंगे कि आर ई इज़ नॉट इक्वल टू आर पी, आर ई इज़ नॉट इक्वल टू आर पी। अब इक्वल नहीं है तो भाई कितना डिफरेंस है दोनों में। वैसे अगर परफेक्ट स्फेयर होती तो दोनों की दोनों इक्वल होते, बट ये परफेक्ट स्फेयर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन है। तो कितना वेरिएशन है आप देखेंगे तो बेसिकली आर ई माइनस आर पी इज़ इक्वल टू 21 किलोमीटर अप्रॉक्स, इतना डिफरेंस है दोनों में। इक्वेटर पर जो इसका रेडियस है और पोल्स के लिए जो इसका रेडियस है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। और ऑब्वियसली हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि बेसिकली आर ई इज़ ग्रेटर देन आर पी, यहाँ से हमें ये भी दिख रहा है बेसिकली, ठीक, कि एट द इक्वेटर पे ये हल्की सी फूली हुई है इसलिए रेडियस ज़्यादा होगी, पोल्स पे थोड़ी सी चपटी है, फ्लैट है इसलिए यहाँ पर रेडियस थोड़ी कम होगी। सो यहाँ पर अगर आप दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 21 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो फार्मूला देखा जी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², हालांकि जी का भी जो फार्मूला हमने देखा स्मॉल जी इज इक्वल्स टू स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन r²। ये फार्मूला हमने देखा। अगर इसमें जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, मास की वैल्यू भी अगर हम कांस्टेंट मान लें क्योंकि अर्थ का मास तो कांस्टेंट होता है, तो आप यहाँ से देखेंगे जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो यहाँ से देखिए कंक्लूजन निकलता है, आप अगर ध्यान से देखें इसको थोड़ा सा, कि द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेज, अगर आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू इंक्रीज कहाँ पर है, ऑब्वियसली आर की वैल्यू इंक्रीज है इक्वेटर पर। अभी हमने देखा आर ई की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन आर पी। ठीक है, सो इक्वेटर पे रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है, इक्वेटर के लिए रेडियस की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। पोल्स पे रेडियस की वैल्यू क्या है, कम है, तो इन कंपैरिजन टू इक्वेटर पोल पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो देयरफॉर जी एट द इक्वेटर इज़ लेस देन द जी एट द पोल्स। क्लियर, तो बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन था ये। इसके बाद देखते हैं एक कंक्लूजन और, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास स्मॉल m on the planet of mass capital M and radius r is independent of the mass of the body itself. This means that all bodies shall fall at the same rate. देखिए कितना सिंपल सा कंक्लूजन है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसे। अगर आपने स्मॉल जी का फार्मूला फिर से अगर याद कर लिया होगा तो आप फिर से देखिए इसको, जी इज़ इक्वल्स टू कैपिटल जी
कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें सो स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है कैपिटल M पे, मतलब मास ऑफ द अर्थ पे, ठीक है। ये उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही, जो ऑब्जेक्ट हमारा स्मॉल m मास का था उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रही। तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट गिरे, अब यहाँ पर क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सभी ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, सेम होगा। कोई भी पर्टिकुलर बॉडी हो, चाहे वो कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो जिसका मास ज़्यादा हो या कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट हो जिसका मास कम हो, दोनों की दोनों जब किसी पर्टिकुलर हाइट से गिरेंगे तो उनका जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब उनका जो स्पीड में या वेलोसिटी में जो चेंजेस होगा टुवर्ड्स द अर्थ, वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। सो बड़ा सिंपल सा कंक्लूज़न है और बड़ा लॉजिकल कंक्लूज़न है कि कोई भी बॉडी कितने भी मास की हो, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, भारी हो, हल्की हो, जब वो सेम हाइट से दोनों बॉडी गिरेगी तो उनका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। दोनों सेम टाइम पर अर्थ पर आएगी, दोनों ही सेम टाइम पर अर्थ पर आएगी, अगर किसी तरह का एयर रेजिस्टेंस वहाँ पर नहीं हो तो, ठीक है। हम इसके बारे में अगले चैप्टर में और डिस्कस करेंगे या अगले लेक्चर में और डिस्कस करेंगे इसके बारे में काफ़ी अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। कंक्लूजन नंबर 5 क्या कहता है, एज द एच इंक्रीजेज, मतलब हाइट जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, इफ़ द बॉडी इज एट द हायर एल्टीट्यूड देन जी डिक्रीजेस, ठीक है। बॉडी जैसी जितनी ज़्यादा हाइट पर जाती जाएगी उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी उसके लिए क्या होगा, उतना कम होता जाएगा, ठीक है। सो आप देखिए यहाँ पर इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ जी एच गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव टू द हायर एंड हायर एल्टीट्यूड्स, ठीक है। नॉर्मली जो जी होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हाइट पर, किसी पर्टिकुलर हाइट पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, मतलब अर्थ से की सरफेस से ज़्यादा हाइट है, मतलब इतनी हाइट जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की हाइट नहीं। सपोज आप किसी पर्टिकुलर अर्थ की सरफेस से कुछ किलोमीटर ऊपर आप चले गए, सपोज आप 10-15 किलोमीटर और ऊपर चले गए या कुछ 1000 फीट पर ऊपर चले गए, ठीक है, और वहाँ से आप डाइव कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से किसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट से कोई पर्सन पैराशूट लेकर डाइव करता है या विदाउट पैराशूट भी जब वो डाइव करता है तब आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा कि जब वो जैसे डाइव करता है वो सीधा मतलब फ़ौरन नीचे नहीं आता, वो कुछ देर तक हवा में तैरता रहता है, और जैसे जैसे वो अर्थ की सरफेस के नीचे आता, अर्थ सरफेस के करीब आता जाता है, वैसे उसके बाद उसकी स्पीड इंक्रीज़ होना शुरू होती है। मतलब इनिशियली वो सेम स्पीड से यहाँ पर नीचे नहीं गिरता। इट मीन्स कि वहाँ पर उतनी हाइट पर उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो फार्मूला है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का विद रिस्पेक्ट टू हाइट, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो जी एच इज इक्वल्स टू स्मॉल जी इंटू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। सो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्मॉल जी डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, ठीक है, और इसके मल्टीप्लिकेशन में आर, इसका भी स्क्वायर एंड इसका भी स्क्वायर। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ इसको, ठीक। तो आप यहाँ पर कुल मिलाकर आप देखेंगे तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दूँ मैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिकली जो जी है, जी एच है, थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। अगर आप थोड़ा सा इसको डीप में देखने की कोशिश करें तो यहाँ से आपको कंक्लूज़न ये मिल रहा है, जी एच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक है। जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाएंगे जी एच की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जी एच मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट ए पर्टिकुलर हाइट, ठीक। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होता जाएगा, सॉरी डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और देखें, अगर हाइट की वैल्यू आप क्या कर दें, कम कर दें, इट मीन्स कि आप इसको इस तरह से समझिए, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से तो अगर हाइट की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, हाइट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इट इज़ इन किलोमीटर्स लाइक, ठीक है। सो आप इसको कंसिडर करेंगे उस पर्टिकुलर हाइट को, ठीक है। तो हाइट की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जाएगी डेफिनेटली डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली इस क्वांटिटी की वैल्यू छोटी होगी, और आप कह सकते हैं कि जी एच इज़ बेसिकली विल रिड्यूस,
ठीक है, जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो ये हो गई, आप ऊपर हाइट पर जा रहे हैं। ठीक, तो जी एच की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इट मीन्स कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस क्या होगा, कम फील होगा किसी पर्टिकुलर बॉडी को। और मैं आपको बता चुका हूँ इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी एयरक्राफ्ट से डाइव करता है तो इनिशियली उसको इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं होता। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आता है तब जाकर उसको अर्थ की तरफ आने की उसकी स्पीड अचानक से बढ़ती जाती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा, अगर आप देखें यहाँ पर कि अगर आप अर्थ के अंदर की तरफ बात करें, अर्थ के अंदर की तरफ बात करें अगर, तो अगर मैं अर्थ के सेंटर की बात कर रहा हूँ तो अर्थ के सेंटर पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अर्थ के सेंटर पे रेडियस की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। मतलब मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ जी की वैल्यू एट द सेंटर, जी सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए अगर मैंने आर की वैल्यू को ज़ीरो पुटअप कर दिया यहाँ पर सपोज, तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय ज़ीरो प्लस एच, इट मीन्स ज़ीरो प्लस एच, ज़ीरो डिवाइडेड बाय एच और फाइनली ज़ीरो। तो जी सी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इजीली अगर मैंने आर की वैल्यू को ज़ीरो कर दिया तो जी सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। मतलब अर्थ के सेंटर पे भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, अर्थ के सेंटर पे भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। ठीक, मतलब अर्थ की तरफ आप अट्रैक्टेड नहीं रहेंगे जब आप अर्थ के सेंटर पर पहुंच जाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर। सो ये हो गया बेसिकली एक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल रहा है कि देखिए आप हाइट पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो भी जीएच की वैल्यू कम हो रही है, और अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, आप नीचे की तरफ आएंगे, इट मीन्स कि अर्थ के सेंटर में अगर आप जाएंगे तो भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो यही एक रीज़न है। आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ चीज़ें जो होती है ज़मीन के अंदर होती है वो ऑटोमेटिकली कभी कभी ऊपर की तरफ आ जाती है, ऊपर की तरफ आती है। तो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि अर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, बिल्कुल ज़ीरो होता है। ठीक है, सो चेंज इन स्पीड मतलब ज़ीरो रहेगी। ठीक है, सो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर बॉडी, अगर अर्थ हॉलो होती, अर्थ अगर पूरी खोखली होती और इस सरफेस से कोई पर्टिकुलर बॉडी अगर गिर रही होती, ठीक है, इस पर्टिकुलर सरफेस से अगर कोई बॉडी गिर रही होती तो उसकी स्पीड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। उसकी स्पीड में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ में, मतलब ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ में क्या होगी, नीचे की तरफ आती। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। हमने प्रीवियस चैप्टर लेक्चर के अंदर कैपिटल जी के बारे में डिस्कस किया, दैट इज़ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है दोनों में, स्मॉल जी और कैपिटल जी में। तो चलिए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की बात करें तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन फॉलिंग अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ is known as the acceleration due to gravity. Clear? Acceleration due to gravity क्या है? It is basically the change in velocity when the body falling towards the earth surface. And gravitational force क्या है? The gravitational force between the bodies of unit mass each separated by the unit distance is known as a universal gravitational constant. Previous lecture में हमने इसकी definition को समझा था बहुत अच्छे से। अगेन हम बात करें सेकंड कंपैरिजन की, तो सेकंड कंपैरिजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, जबकि कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और हर जगह पूरे यूनिवर्स में कैपिटल जी की वैल्यू यही होगी। ठीक है, जबकि स्मॉल जी की वैल्यू जो है आप अर्थ सरफेस पर मेजर कर रहे हैं ओनली। तो आपको याद रखना है हमेशा कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, पूरे यूनिवर्स में, ऑल द यूनिवर्स, इन द होल यूनिवर्स द वैल्यू ऑफ जी विल बी कांस्टेंट लाइक दिस 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जबकि स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो अर्थ सरफेस पे आपने मेज़र की है 9.8। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो फार्मूला था उसमें आपने जो मास कंसिडर किया था वो अर्थ का मास कंसिडर की। ठीक है, अगेन अगर मैं बात करूँ थर्ड कंपेरिजन की, तो वैल्यू ऑफ जी इज़ डिफरेंट एट द डिफरेंट पोजिशन। हमने देखा क्या स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो कैसी है, अलग अलग है। हाइट पर जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, हाइट इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, स्मॉल जी की वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो हमने देखा अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। तो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज़ डिफरेंट एट द डिफरेंट पोजिशन। इट डिक्रीजेज विद द हाइट एंड डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। इट इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट प्लैनेट्स। अलग अलग प्लैनेट्स के लिए भी जी की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि जी के फार्मूले में
मास ऑफ द प्लेनेट आता है और हर प्लेनेट का मास अलग अलग होगा, इसलिए स्मॉल जी की वैल्यू भी अलग अलग होगी। अगर मैं बात करूं कैपिटल जी की, तो मैं कह चुका हूं ऑलरेडी, कैपिटल जी की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ अ कांस्टेंट फॉर द होल यूनिवर्स। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जी इज यूनिवर्स इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, सो इट रिमेन्स सेम एवरीवेयर। द वैल्यू ऑफ जी इज़ ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अभी मैंने डिस्कस किया, जबकि सेंटर ऑफ अर्थ पे भी अगर आप कैपिटल जी की बात करेंगे तो वो सेम ही होगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हमने शुरुआत की थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, इसकी डेफिनेशन से, देन हमने इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन देखा। ठीक है, डेरिवेशन में हमने स्मॉल जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया एंड देन फाइनली हमने इसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट किया, इसके फार्मूले को भी कैलकुलेट कर लिया। हमने देखा कि प्लेनेट के लिए भी फार्मूला सेम होगा, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मास ऑफ द प्लेनेट क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। सो आप उसकी वैल्यू पुट अप कीजिए, उस पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए आपको स्मॉल जी की वैल्यू मिल जाएगी। हमने फिर एक छोटा सा कंक्लूजन इसके लिए देखा। पहला जो कंक्लूजन था, अलग अलग कंक्लूजन्स डिपेंड कर रहे थे बेसिकली अलग अलग पोजीशन ऑफ पे जी की वैल्यू के लिए। ठीक है, सो कुल मिलाकर आज का हमारा लेक्चर जो था वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए था एंड आई होप कि यू एंजॉयड दिस लेक्चर। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है, आप इसको लेक्चर को 2 से 3 बार देखिएगा। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन व्हाट्सअप टू मी। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको सामने फेस आइकॉन नज़र आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।